गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने वीबीटी की लिमिटेशंस देखी थी। आज हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सीएफटी की व्याख्या करने में डी ऑर्बिटल का बहुत बड़ा योगदान है। इनमें 5 कक्षक प्रेजेंट होते हैं जो निम्न हैं: डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर कक्षकों की अक्षीय स्थिति में होते हैं। इन्हें इजी कक्षक कहते हैं। अलोंग द एक्सिस ये ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड ये अक्षों के मध्य बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम T2G ऑर्बिटल कहते हैं। डी कक्षक को 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, अक्षीय स्थिति वाले, जिसमें इजी कक्षक आते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा डी जेड स्क्वायर। यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल हैं, इनके जो लोब हैं ये एक्स एक्सिस हैं और ये वाई एक्सिस हैं। तो ये जो लोब होते हैं वो एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं, अलोंग द एक्सिस बोलोगे, और इसको हम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहते हैं। दूसरा डी जेड स्क्वायर, जो ये लोब होती हैं वो जेड एक्सिस पर प्रेजेंट होती हैं, और इनको ध्यान में रखना है कि जो जेड एक्सिस है साथ में एक सर्कल प्रेजेंट होता है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला, एक्सों के मध्य प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम T2G कक्षक या डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ऑर्बिटल कहेंगे। और ये जो लोब होती हैं वो एक्स और वाई जो एक्सिस हैं इनके बीच में प्रेजेंट होती हैं, बिटवीन द एक्सिस कहते हैं इनको। तो डी एक्स वाई, और अगर हमने एक्सिस वाई जेड ले लिया तो डी वाई जेड कहोगे, और अगर हमने एक्सिस जेड एक्स ले लिया तो डी जेड एक्स ऑर्बिटल कहते हैं। अब हम इनके सीएफटी के पोस्टुलेट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट हैं लिगेंड, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर उनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होता है, और जिनका ऋणायन ध्रुव धातु आयन की तरफ होता है, सेंट्रल मेटल की तरफ होता है। इनको हम डाइपोल चार्ज बिंदु आवेश के रूप में जानते हैं। सेकंड जो पोस्टुलेट हैं वो हैं जो सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल प्रेजेंट होता है, अर्थात सेंट्रल मेटल आयन व लिगेंड के मध्य जो बॉन्ड की प्रकृति होती है, नेचर होती हैं, वो आयनिक नेचर के होता है। थर्ड पॉइंट,
जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो सारे के सारे पांचों डी ऑर्बिटल समान एनर्जी लेवल के होते हैं, समब्रंश डीजेनरेटेड होते हैं। लेकिन जैसे ही इनके पास लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इनके संपर्क में आता है तो इनकी जो एनर्जी लेवल होती हैं वो सेम नहीं रह पाती हैं और ये विभिन्न ऊर्जा वाले कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, और इस स्प्लिंटिंग की वजह से जो डी ऑर्बिटल होता है वो कुछ डी ऑर्बिटल एवरेज एनर्जी लेवल से लो एनर्जी वाले हो जाते हैं, जबकि कुछ एनर्जी ऑर्बिटल हाई एनर्जी लेवल वाले हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट, और इस स्प्लिटिंग की वजह से जो एनर्जी निकलती हैं उसे हम क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, CFSE। और इसका जो मान होता है वो विभाजन के बाद उनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर डिपेंड करता है। ये पांचों जो पोस्टुलेट हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय एवं वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में देखते हैं। अभी हमने बात की थी कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं, सेंट्रल मैटर आयन के जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो सारे के सारे सेम एनर्जी लेवल के होते हैं, समब्रंश होते हैं, डीजेनरेटेड होते हैं। और जैसे ही इनके पास लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इनके संपर्क में आता है तो इनका एनर्जी लेवल सेम नहीं रह पाता है और वो स्प्लिट हो जाता है, विपाटित हो जाता है, जिससे इनमें कुछ कक्षक हाई एनर्जी लेवल वाले हो जाते हैं जबकि कुछ कक्षक लो एनर्जी वाले हो जाते हैं और इससे हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। फर्स्ट हम अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अष्टफलकीय आकार में 6 लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर पहुंचते हैं, जिससे जो डी ऑर्बिटल होता है समब्रंश वो विपाटित होते हैं, उनका डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिससे ये दो भागों में विपाटित हो जाते हैं, एक ईजी कक्षक और दूसरा T2G कक्षक। जो ईजी कक्षक के ऑर्बिटल होते हैं वो लिगेंड के पथ में आने के कारण इनकी जो ऊर्जा लेवल होता है वो हाई ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, जबकि T2G जो कक्षक होते हैं वो तल में होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं, के कारण ये लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं और इन दोनों के मध्य जो एनर्जी लेवल का गैप होता है उन्हें हम डेल ओ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल हैं वो पहले सेम एनर्जी लेवल के थे, यानी कि जो पांचों ऑर्बिटल हैं ये एक ही एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही इनके पास 6 लिगेंड आएंगे और एक ईजी और दूसरा T2G के अंदर बढ़ जाता है और ये जो ईजी
ग्रुप के जो कक्षक होते हैं वो हाई एनर्जी लेवल के हो जाते हैं, क्योंकि यह लिगेंड के पथ में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा जो T2G कक्षक होते हैं ये लिगेंड के भी मध्य में स्थित होते हैं, इसलिए ये लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल का निर्माण करता है। और इन दोनों के जो बीच का जो गैप होता है उनको हम डेल ओ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो इनकी दोनों का जो गैपिंग होती है उनकी जो ऊर्जा होती है वो 10 DQ के बराबर होती हैं। अब इनको समझने के लिए हम यहाँ पर 5 ऑर्बिटल हैं, ऊपर की तरफ 2 ऑर्बिटल हैं, और देखो ये एनर्जी जो एवरेज एनर्जी लेवल का है और इससे ऊपर वाली जो हायर एनर्जी लेवल को बता रही हैं, जबकि इससे नीचे वाले लोअर एनर्जी लेवल को बताता है। अब जो लोअर एनर्जी लेवल का है उसे एनर्जी रिलीज होगी, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव लगाया हुआ है। और जो एवरेज एनर्जी लेवल से ये हाई एनर्जी लेवल के हैं, तो इसका मतलब इन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, तो इसलिए ये पॉजिटिव में रहेंगे। अब जो इनका मान होता है, जो ऊपर वाले हैं उनके लिए 6 DQ, वे नीचे वाले ऑर्बिटल हैं उनके लिए हम -4 DQ एनर्जी होती हैं। अब इसको याद रखने के लिए आप ध्यान में रख सकते हो कि 1 2 3 ऑर्बिटल हैं, जो ऊपर वाले के निकालना है तो यहाँ पर 3 ऊपर लिख दो और ये 5 ऑर्बिटल नीचे लिख देते हैं, डेलो। अब जब आप इसको सोल्व करते हो तो 0.6 डेलो इसकी एनर्जी लेवल, या फिर ओवरऑल जो एनर्जी है वो 10 DQ से प्रदर्शित करते हैं, तो ऊपर 6 DQ एनर्जी लेवल हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ये ऊपर वाले जो ऑर्बिटल हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ 2 और यहाँ 5 ऑर्बिटल नीचे, तो -0.4 डेलो, या फिर हम 10 में से 4 DQ एनर्जी लेवल वाले हो जाएंगे। इसी तरह से हम चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन देखते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, इसमें 4 लिगेंड धातु परमाणु की ओर पहुंचते हैं। यहाँ पर T2G कक्षक लिगेंड के मार्ग में आता है, इसलिए इनकी एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ये हाई एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। जबकि EG वाले बीच में प्रेजेंट होने की वजह से ये यानी कि लिगेंड के पथ में नहीं आते हैं, इसलिए ये लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो हमने ऑक्टाहेड्रल का देख रखा है, इसका रिवर्स आपको कर देना है, यानी कि जो T2G ऑर्बिटल है ये ऊपर की तरफ आ जाएगी, यानी कि 1 2 तीनों ऊपर और ये वाले नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये जो एनर्जी आ रहा है, ये वाले जो ऊपर की तरफ 4 DQ और नीचे की तरफ 6 DQ एनर्जी लेवल हो जाएगा। और इसका डायग्राम हम देखते हैं। ये टेट्राहेड्रल का क्रिस्टल फील्ड डायग्राम है। ये D ऑर्बिटल है जो कि सेम एनर्जी लेवल के थे, और जैसे इनके पास लिगेंड आता है तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। T2G कक्षक, और इसका एनर्जी लेवल 4 DQ हो जाएगा, और ये -6 DQ इसकी एनर्जी लेवल हो जाएगी। अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में CFT की तुलना या अंतर बताइए। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसकी एनर्जी डेल T की तुलना में ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है? फर्स्ट कारण, एक ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र में 6 लिगेंड होने की वजह से 6 लिगेंड धातु की ओर जो सेंट्रल आयन होता है उनकी तरफ पहुंचता है, जबकि जो टेट्राहेड्रल में
लिगेंड 4 लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की तरफ पहुंचते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आपको ये लिखना है, अष्टफलकीय लिगेंड में Eg कक्षक लिगेंड के पथ में आने के कारण इनमें प्रतिकर्षण रिपल्सन ज़्यादा होगा, जिसके कारण CFSE का मान अधिक हो जाएगा। परंतु चतुष्फलकीय में प्रतिकर्षण का मान कम होने की वजह से रिपल्सन कम होगा, इसलिए इनकी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी का मान कम होता है। तीसरा पॉइंट, अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में चतुष्फलकीय क्षेत्र का जो स्प्लिटिंग होती है वो 2/3 होती है। चौथा पॉइंट, अष्टफलकीय लिगेंड क्षेत्र विपाटन डेल ओ की तुलना में चतुष्फलकीय लिगेंड क्षेत्र विपाटन डेल टी का मान लगभग 4/9 होता है। तो ये संबंध आपको ध्यान में रखना है। डेल टी बराबर 4/9 डेल ओ होता है और ये इसका डायग्राम है। जो ये डी ऑर्बिटल है और इनके अंदर लिगेंड जैसे आता है तो इनके बीच स्प्लिटिंग हो जाएगी और T2G और EG ऑर्बिटल के अंदर ये डिवाइडेशन हो जाता है और ये जो इनका एनर्जी गैप है उनको हम डेल ओ के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। और इसी तरह से जो टेट्राहेड्रल होता है इनके अंदर EG और T2G ऑर्बिटल के अंदर स्प्लिट हो जाता है। EG भी लिखते हैं और E कभी कभार E लिखते हैं। तो E और T2G के अंदर डेल टी वाला जो क्रिस्टल फील्ड होता है वो स्प्लिट होता है और इन दोनों के बीच जो संबंध है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के बीच संबंध है वो डेल टी बराबर 4/9 डेल होता है। ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है। तो डेल टी बराबर 4/9 डेल होता है। अगला पॉइंट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बनते समय अगर वीक लिगेंड आ रहा है तो डेल ओ की जो वैल्यू होती है वो कम होती, जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर इनकी डेल ओ की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होती है, जिसमें EG व T2G कक्षकों के मध्य अंतर ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। युग्मित होने से ये निम्न ऊर्जा वाले संकुल बनाते हैं, जबकि चतुष्फलकीय संकुल के बनने में डेल टी का मान सदैव कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के युग्मन की संभावना बहुत ही कम होती है। इस कारण टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सदैव हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उच्च चक्रण संकुल का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कोई धातु आयन चतुष्फलकीय संकुलों की तुलना में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़्यादा प्रवृत्ति रखता है, क्यों? इसके कारण आपको ध्यान में रखने हैं। पहला कारण, 4 बंधों की तुलना में 6 लिगेंड बंध बनाने में अधिक ऊर्जा निकलती है, अतः ऑक्टाहेड्रल ज़्यादा एनर्जी निकलेगी तो एनर्जी कम होगी, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए कोई भी कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल बनाना ज़्यादा पसंद करता है। दूसरा पॉइंट, चतुष्फलकीय क्षेत्र की तुलना में अष्टफलकीय क्षेत्र की जो CFSE का जो मान होता है वो अधिक होता है। ये दोनों पॉइंट इस क्वेश्चन में आपको लिखने हैं। अगली बात हम करते हैं कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है वो किन किन परिस्थितियों में बन सकता है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स किन किन परिस्थितियों में बन रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि अगर लिगेंड की साइज बड़ी है तो उसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता है क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता, त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है। अतः उस परिस्थिति में ये चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि लिगेंड बहुत ही वीक है तो उस स्थिति में
इसकी जो CFSE की जो वैल्यू होती हैं बहुत ही कम होती हैं, अतः ये चतुष्फलकीय संकुल बनाएंगे। तीसरा पॉइंट इसमें लिखना है आपको, केंद्रीय धातु परमाणु यदि कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अगर कम है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल आयन की, तो उस स्थिति में भी इनकी CFSE की जो वैल्यू होती हैं वो कम होती है। तो उस स्थिति में भी ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करते हैं। और चौथा पॉइंट है जो D0 जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, या हाफ फील्ड वाले या फुल फील्ड वाले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, विन्यास रखने वाले धातु आयनों में जो CFSE का जो वैल्यू होती हैं वो 0 होती हैं। और D1 व D6 विन्यास के लिए डेल T व डेल O के जो मान होता है उन्हें बहुत ही कम अंतर देखने को मिलता है, वो 0.13 अंतर देखने को मिलता है। अतः उस स्थिति में भी ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ग समतलीय संकुल में स्क्वायर पिनेलर कॉम्प्लेक्सेस में CFSE CFT देख रहे हैं। इसमें जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है में दो ट्रांस समूह धातु आयन के पास या तो पास आएंगे या दूर जाते हैं, जिसके कारण जो इसका कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर चतुष्फलकीय विकृति उत्पन्न होती है। वे कक्षक जिनमें D अक्ष के अवयव, D अक्ष के कंपोनेंट जैसे DZ², DXZ, DYZ, ये DX वाले कंपोनेंट हैं, उन पर DZ², DXZ, DYZ उन पर लिगेंड द्वारा कम स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण होता है। इसके कारण इन कक्षकों की जो ऊर्जा होती हैं वो कम होती हैं, अतः इनका जो स्थायित्व होता है वो ज़्यादा होता है। इसके विपरीत जो Z एक्सिस रहित होते हैं, ऑर्बिटल हैं, जिसमें Z एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, DXY, DX² Y², उनकी ऊर्जा अधिक होती है, अतः इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती हैं, लो होती हैं। यहाँ EG कक्षक दो ऊर्जा स्तरों में विपाटित होते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर वाला उनको B1G, जिसको DX² Y² इसमें प्रेजेंट हो, ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तथा लो एनर्जी ऊर्जा वाला A1G, जिसको DZ² कहते हैं। इसी तरह से जो T2G ऑर्बिटल होते हैं वो भी दो भागों में स्प्लिट हो जाते हैं। B2G DXY ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा इसमें, तथा समान ऊर्जा वाले दो EG कक्षक आएंगे, जिसमें DXZ व DYZ कक्षकों में ये विपाटित होते हैं। यहाँ पर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम देख रहे हैं, जो कि CFT स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में देख रहे हैं। T2G ऑर्बिटल, जो कि अभी हमने बात की कि ये दो भागों में स्प्लिट हो जाता है, DXZ DYZ Z, और इसी तरह से इसका जो इसके अंदर 3 ऑर्बिटल थे, तो ये Z एक्सिस वाले और ये XY जो ऑर्बिटल है इसमें Z एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह से EG के अंदर जो दो ऑर्बिटल आते हैं DX² Y² व DZ², तो Z एक्सिस वाले की एनर्जी लेवल कम हो जाती है,
तो ये दो भागों में स्प्लिट हो गया, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये जो पहले विपाटित हुआ वो ऑक्टाहेड्रल स्टेट थी। अब इसको आप डिस्टोर्टेड जो लिगेंड की प्रेजेंस में हो रहा है और जेड एक्सिस रिमूव होने की वजह से रिमूव हो रहा है, इस वजह से हमें देखने को मिल रहा है, इसको हम डिस्टोर्टेड स्टेट कहेंगे। और जो इसकी वजह से अब ये एनर्जी लेवल हैं, ये डी जेड स्क्वायर बहुत ही नीचे की तरफ आ जाता है। तो डी जेड स्क्वायर ये इसका एनर्जी लेवल हो गया, यानी कि और ये जो स्थिति बनती है वो स्क्वायर प्लेनर स्टेट को बताती हैं। और यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, जिसमें डी एक्स जेड डी वाई जेड जो कि ईजी ऑर्बिटल ग्रुप से जानते हैं इसको, और डी जेड स्क्वायर जो कि A1G, और ये वाला जो स्प्लिट हुआ वो थोड़ा हाई एनर्जी लेवल का हो गया, तो डी एक्स वाई जो कि B2G और डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको हम B1G कहते हैं। ये स्क्वायर प्लेनर की सेफ्टी का डायग्राम है। और किन किन परिस्थितियों में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं, उन पॉइंटों को हम देखते हैं। वर्ग समतलीय संकुल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का निर्माण अगर परबल क्षेत्र की उपस्थिति में यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, उस स्थिति में उन आयनों द्वारा किया जाता है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D8 विन्यास होता है, यानी कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 होता है, वो वर्ग समतलीय संकुल बना सकता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाने में प्रयुक्त DsP2 संकृत कक्षक बनने में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल इसमें भाग लेता है। दूसरा पॉइंट, जो D8 विन्यास होता है वो भारी एवं उच्च आवेश धातु आयन जैसे प्लेटिनम +2, गोल्ड +3 आदि में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो डेल ओ का मान होता है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए ये हैलाइड धातु आयन जैसे कि दुर्बल लिगेंडों के साथ भी ये स्क्वायर प्लेनर संकुल बना लेते हैं। आज हमने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के पोस्टुलेट के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेफ्टी देखी, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हमने सेफ्टी के बारे में डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चनों के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि भाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनेंगे और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब बनता है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है। या तो उसके अंदर जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होता है उसमें भीड़ ज़्यादा आ गई है ना, ग्रुप की लिगेंड की जो साइज होती है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, उस स्थिति में ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना ज़्यादा प्रीफर करता है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इनका पूरा तीनों को मिक्स करते हुए एक डायग्राम के माध्यम से इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू। ये वीडियो अपने सभी साथियों को शेयर करना और सभी इन वीडियो के माध्यम से अपनी क्लास को जारी रख सकते हैं और सभी तक ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू।